जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के आया हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो वो गरीबी रेखा पर जो है चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसे याद कर लीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। इसमें इन्होंने पहली बार गरीबी रेखा का मापन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन भी इन्होंने ही सर्वप्रथम किया था। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले इन्होंने की थी। और प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये 1867 में इन्होंने ही बताया था। 1867 में राष्ट्रीय आय की गणना इनके द्वारा की जाती है और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी की लिखी गई है, इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, लोगों द्वारा मुद्रा या करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में जो धारित मुद्रा होती है उसके अनुपात को हम लोग करेंसी जमा कहते हैं या करेंसी डिपॉजिट कहते हैं। करेंसी डिपॉजिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? दोस्तों, दांत की संरचना होती है उसमें जो सबसे ऊपरी परत होती है सफ़ेद और चमकीले कलर की, उसे हम इनेमल कहते हैं। यह दांतों को सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। दांत का कठोरतम भाग इनेमल होता है। किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन सिटी इसमें से जैसलमेर को कहते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। यहाँ कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे जैसलमेर का किला है, जैसलमेर का किला, बड़ा बाग। राजस्थान में आप जाइए अगर जैसलमेर घूमने के लिए, तो ये जगहें जो है आपके लिए घूमने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान होंगी। जैन मंदिर हो गया आपका, ब्यास छतरी हो गया, और इसके अतिरिक्त थार हेरिटेज म्यूजियम है। थार हेरिटेज म्यूजियम हो गया आपका। नाथमल की हवेली और गडीसर झील। ये जगह जो है आपके लिए जैसलमेर में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप लोग घूम सकते हैं। और जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। दोस्तों, पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? जयपुर को। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ब्लू सिटी हम लोग जोधपुर को कहते हैं, गोल्डन सिटी जैसलमेर को, और पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तृतीय बौद्ध परिषद उसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। दोस्तों, ये वाला गलत होगा। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर है, इसको आप लोग जानते हैं, जो कि वर्तमान पेशावर है। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है ये। और चरक कनिष्क के समकालीन थे, ये भी सही है। हुविष्का कनिष्क की उत्तराधिकारी थी, ये भी सही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तृतीय बौद्ध संगीति जो थी, तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और ये मौर्य वंशीय शासक अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र सुत ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध परिषद या तृतीय बौद्ध संगीति जो कि 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। उस समय शासक कौन थे? अशोक थे, ये मौर्य वंश के शासक थे। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। दोस्तों, सुत ने तिस ने
किसने की थी। तो ऑप्शन आपका कौन सा गलत होगा, अर्थात जो है सही होगा ए वाला। यह कथन गलत है कनिष्क के संबंध में। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी, जो वर्तमान पेशावर है, और कनिष्क चरक के समकालीन थे। हुविष्का कनिष्का की उत्तराधिकारी बनी थी। बौद्ध संगीतियों को लेकर के प्रश्न आता है, तो मैं एक जो है व्यू आपको बता देता हूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वह राजगिरी में अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासन था, उसके समय में होती है, और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में काला शौक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, के समय में आयोजित की जाती है। सब्बा कामी उसके अध्यक्ष बनते हैं। और चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में आयोजित की जाती है। उस समय शासक कौन होते हैं? कनिष्क होते हैं। कुषाण वंश के शासक हैं ये कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि यदि वह आश्वस्त हो कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला सकती है शासन, तो वह 356 के तहत राष्ट्रपति संघ से किसी भी राज्य की कार्यकारी या विधायी शाखाओं को हटाने का अधिकार प्रदान करता है, अधिकार रखता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी राज्य अपने शासन को संविधान के अनुरूप चलाने में असमर्थ हो जाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन को लागू करते हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें बी वाला सही होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? दोस्तों 1953 में एक साइंस मैगजीन 1953 में एक साइंस मैगजीन छपती है, जिसमें जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार डीएनए की एक संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। और यह डीएनए की संरचना कैसी थी? मान लीजिए एग्जाम में आता है तो द्विकुंडलाकार थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स। 1953 में छपे एक लेख में जो है साइंस मैगजीन के एक लेख में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, जो कि ऑप्शन आपका जो है डी वाला सही होगा, वाटसन एंड क्रिक लिखा रहता है। अगर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक लिखा रहेगा तो ऑप्शन वो भी सही होगा। उन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए की एक संरचना जो है प्रस्तुत की थी, एक लेख में जो है इन्होंने छापा था। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, डीएनए की संरचना का मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो क्या होता है? जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनों का प्रत्याग कर रही है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। और जब वो ऋणावेशित होगी, ऋणावेशित होने पर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, ऋणावेशित होने पर वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? फोटो खींचने के लिए जिस कैमरे का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें जो है कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस, ऑप्शन बी वाला सही होगा। इसे हम लोग जो है अभिदृश्यक भी कहते हैं, अभिदृश्यक भी कहा जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा उपयोग है? दोस्तों इस पर जो है ऑप्शन बी वाला सही होगा, पास्कल नियम द्रवों पर लगने वाले दाब की व्याख्या करता है या द्रवों के प्रवाह से संबंधित नियम है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक पास्कल के नियम से सीधा संबंध रखता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? कोहरा बनने की संभावना सबसे ज़्यादा कब प्रबल होती है? तो यह गर्म धारा तथा ठंडी धारा के मिलन स्थल पर सबसे ज़्यादा जो है कोहरा बनने की संभावना होती है। जब गर्म धारा और शुष्क ठंडी धारा आपस में मिलती हैं तो कोहरा बनने की संभावना बढ़ जाती है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा का बहना। उदाहरण के लिए जैसे ग्रॉड बैंक में लेब्राडोर की
धारा, और आप लोगों ने देखा होगा गल्फ स्ट्रीम की जो जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं, वो भी जो है इसका एक उदाहरण है। जब वो बहती हैं तो वहाँ ऊपर जो है कोहरा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना दोस्तों वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा, आचार्य विट्ठलनाथ जी के द्वारा किया गया था। ये 8 भक्तकालीन ऐसे कवियों का समूह है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में जो है लीन रहते थे। इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी, 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनके मैं नाम बता देता हूँ जल्दी से। कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छीत दास, नंद दास और चतुर्भुज दास, ये अष्ट कवियों में शामिल थे। अष्टछाप इन्हें ही कहा गया था, इनके द्वारा, आचार्य विट्ठलनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जो है इसकी स्थापना की थी। 1940 से 1944 तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। 1940 से 44 के मध्य ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या उसके ऊपर, 19 वर्ष या उसके ऊपर, 21 वर्ष या उसके ऊपर। तो दोस्तों ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो रखी गई है 21 वर्ष रखी गई है। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष रखी गई है। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष या इसके ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। यदि राज्यसभा के संबंध में पूछता है, राज्यसभा के संबंध में पूछता है तो इसकी उम्र 30 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 31 हैं, और लोकसभा सीटें भी जो है उत्तर प्रदेश में 80 हैं सर्वाधिक। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए एकत्रित किए हुए पदार्थों से होता है। इसे क्षारीय, इसमें जो है क्षारीय अंश भी मिले होते हैं, इसलिए इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जब बह करके बहुत सारे जो है तमाम तरह की चीज़ें उसमें आएंगी तो कार्बनिक, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कार्बन की अधिकता हो जाएगी। ऑप्शन आपका जलोढ़ मिट्टी सही होगा, बी वाला। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य या भारत के किस प्रदेश में स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये जो है रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और ऑप्शन इसमें सी सही होगा। यह राजस्थान में जो है बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत भी रखा गया है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है और यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला दोस्तों अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। विश्व का अधिकांश कोयला जो है अवसादी चट्टानों की परतों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के अधिकांश निम्न वन प्रदेश जल में डूब गए थे और वनों की लकड़ी पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और ऊपरी पदार्थ के दबाव के कारण कोयले में परिवर्तित हो गई थी, और इसलिए जो है जो चट्टानें बन करके आई या चट्टानें निर्मित हुई उनमें जो है कोयले की अधिकता पाई गई। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अवसादी चट्टानों में कोयले की सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक जो है पाई जाती है। ऑप्शन बी वाला होगा। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर के क्यों नहीं बरसते हैं? ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। कम आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है विकसित होते हैं। इन क्षेत्रों में प्रायः आर्द्रता की जो है कमी होती है, वहाँ पर नमी नहीं होती है, और इसी आर्द्रता की कमी के कारण इन भागों में वर्षा न ही होने का एक प्रमुख कारण
बनता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। दोस्तों द्रव्यमान जो होता है यह एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, द्रव्यमान। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और आप लोग जानते हैं जिसमें परिमाण हो और दिशा न हो उसे अदिश राशि कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशियां कहेंगे। इनमें जो है उदाहरण के लिए आप लोग तापमान और समय को भी ले सकते हैं, तापमान और समय भी शामिल हो सकता है। ये क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन वह होते हैं जिनमें पदार्थ पूर्व अवस्था में लौट सकता है, किंतु रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। यदि पानी भाप बन जाता है तो भाप कुछ देर के बाद पानी फिर से बन जाएगा। इसमें स्थिति ये होती है कि आप जो पदार्थ है वो अपनी पूर्व अवस्था में लौट सकता है, तो इसलिए भौतिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। बाकी सब जो है लोहे का लगना, लोहे का जंग लगना, दूध में से दही बनना, कोयले का जलना, ये सभी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ये 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी तरह की क्वेरी हो आप लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह के वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।